हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड स्टडी में। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों भारतीय सरकार कर रही है सरकारी कंपनियों का निजीकरण। जी, मेरा नाम है अमन जोशी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। हाल ही के समय में एक रिपोर्ट जो कि नीति आयोग ने पब्लिश की है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये रिपोर्ट आई थी जी 23 अगस्त को, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन रिपोर्ट। तो इसको लेकर काफ़ी डेली टू डेली पेपर्स में आर्टिकल भी छप रहे हैं, जैसे ये द हिंदू का आर्टिकल है और ये इंडियन एक्सप्रेस का भी आर्टिकल इसी पे बेस है। चलिए और हम बात करें तो ये हिंदुस्तान टाइम में भी एक आर्टिकल आया था इसी पे बेस। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये रिपोर्ट क्या थी। ये रिपोर्ट ये थी कि मोनेटाइजेशन यानी मुद्रीकरण। ये मुद्रीकरण क्या होता है, पहले तो ये बात समझनी है कि ये मुद्रीकरण होता क्या है। निजीकरण तो हमने सुना है कि निजीकरण में सरकार अपनी गवर्नमेंट कंपनी जो होती है, पीएसयू जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिन्हें हम सार्वजनिक उद्यम भी बोलते हैं, इसको सरकार हैंड ओवर कर देती है किसी प्राइवेट कंपनी को, बेच देती है। मतलब बेच दिया तो अब वो कंपनी किसकी हो गई, प्राइवेट कंपनी की हो गई। लेकिन ये मोनेटाइजेशन क्या है, ये मुद्रीकरण क्या है। ये मुद्रीकरण होता है, इसमें सरकार लीज पर देती है अपनी कंपनी को, कि कोई पीएसयू कंपनी है जो कि सरकार हैंडल कर रही थी, उसको उठा के उन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी को कुछ वर्षों के लिए दे दिया, 20 सालों के लिए या 25 सालों के लिए। तो अगर अब सरकार ये मोनेटाइजेशन की पॉलिसी लाई है तो ये क्यों लाई है। इसके तहत डिस्कॉम को देखिए, हर सेक्टर से जाएंगे, कंपनी को कर रहे हैं, टेलीकॉम को भी बेचेंगे, रोड्स को भी देंगे, ये करेंगे मौद्रीकरण इसका, रेल का भी करेंगे, पावर का भी करेंगे, नेशनल गैस पाइपलाइन का भी करेंगे, पावर जनरेशन का भी मौद्रीकरण होगा। तो इससे तहत सरकार 2024 तक, सरकार का लक्ष्य है कि भैया ये 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022 से 25 यानी 4 सालों में ये करेगी, ये प्रोग्राम चलाएगी। कौन सा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम। और इसके तहत सरकार कमाएगी जी कितना, 6 लाख करोड़। कितना, 6 लाख करोड़। इतने रुपए सरकार को चाहिए जी मोनेटाइजेशन करके, मौद्रीकरण। ठीक है, ये निजीकरण नहीं है, निजीकरण से इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये है मौद्रीकरण। और सरकार का लक्ष्य क्या है, एक बड़ा लक्ष्य है जी 2024-25 तक 500 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनना अपने भारत को। और अभी करंट में भारत कितनी अर्थव्यवस्था है, अभी करंट में है जी 210 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था। मतलब भैया जीडीपी हमारी इतनी है 210 लाख करोड़, एक साल में इतना पैसा ट्रांसफर होता रहता है। और 210 लाख करोड़ ये काफ़ी ह्यूज एक अमाउंट है। अब देखना ये है कि यार ये अपन लोग लक्ष्य पूरा कर पाते हैं 2024 या 25 तक, वरना सरकार के पास एक बहुत ही अच्छा बहाना है कि कोरोना आ गया था तो इस वजह से हम पूरा नहीं कर पाए। चलिए आगे बात करें। आगे अब ये जो सरकार इतना निजीकरण मौद्रीकरण को बढ़ावा दे रही है, मौद्रीकरण पे हम विशेषकर बात करेंगे। मौद्रीकरण निजीकरण दोनों को आप इसको समझना, दोनों मेनली सिमिलर ही हैं। तो इसमें बात करेंगे कि यार इसके कारण क्या हैं, सरकार ये मौद्रीकरण क्यों लाई। तो इसका एक राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण कैसे है कि जैसे कि निजीकरण शब्द से मैं जानता हूँ कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन परिचित होगी कि निजीकरण क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। मतलब सरकार की कंपनी अब प्राइवेट हाथों में चली गई, मतलब अब प्राइवेट उस पर टैक्स बढ़ाएगा, अपना पैसा ही बढ़ाएगा तो वो लोगों को पे करना होगा। तो ये राजनीतिक कारण क्या है, निजीकरण का नाम बदल गया मुद्रीकरण में। अब मौद्रीकरण कई लोग समझ ही नहीं पाएंगे और सरकार से पूछेंगे भी तो क्या हुआ, सरकार कह देगी जी हमने लीज पर दिया है, कुछ सालों के लिए दिया है और कुछ सालों बाद वो कंपनी हमें वापस मिल जाएगी। तो ये राजनीतिक कारण है, इसको लेकर जनता उतना वायलेंस नहीं करेगी, उस इतना मतलब भाव नहीं देगी इस चीज़ को, सीधे समझ लीजिए। और दूसरा कारण है जो कि सबसे मेन कारण है, सबसे बड़ा कारण है, वो है हमारा कर्ज जो हमने विदेशों से लिया है। अब विदेशों से कर्ज हम कैसे लेते हैं जी, विदेशों से कर्ज लेते हैं हम वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक से आपने सुना होगा कि आज इतना ले लिया, आईएमएफ से, करंट अफेयर में आप डेली टू डेली पढ़ते होंगे, कुछ ना कुछ हम लोगों ने पैसा लेते रहते हैं। आईएमएफ से, एनडीबी से, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स बैंक है, तो इससे भी हम लोग काफ़ी सारा उधार लेते रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि मतलब ये पैसा जो अपन लोग लेते हैं, ये अपनी पूरी जीडीपी है ना जो 210 लाख करोड़ की थी, उसका 60% हो गया है अपने ऊपर उधार। मतलब 210 लाख करोड़, अब इसको मान लो कि ये 200 लाख करोड़ है तो 60% मतलब 120 लाख करोड़ का तो भैया अपने ऊपर उधार है।
इतना ज़्यादा उधार है। तो सरकार इस उधार को पूरा करने के लिए अपने देश में चाहती है निवेश। और निवेश कैसे होगा? जब आप अपनी जो पीएसयू हैं उनको आप बेचेंगे, और पीएसयू को बेचेंगे तो प्राइवेट लोग उसको खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा? देश में निवेश होगा। तो ये कारण है, मेन कारण है, डेप्ट का कारण है, जो 60% के एबव हो गया है। बोला जा रहा है कि 2021 के अंत तक ये 62% हो जाएगा। जिस भी देश की जीडीपी का डेप्ट अगर 60% प्लस हो जाता है तो वो एक बहुत ही खराब साइन होता है, उसको नीचे उतारना पड़ता है। चलिए अब आगे बात करें, कारण आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं कि इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे। ये जो मोनेटाइजेशन सरकार कर रही है, मौद्रीकरण सरकार कर रही है, तो इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे। सबसे पहले तो भैया एक चीज़ ये है कि यार, क्या कंपनियां, एक क्वेश्चन है कि क्या कंपनियां इतनी पागल हैं कि जो पीएसयू ये चल नहीं रहे हैं, ये जैसे पावर वाला था, पावर वाला जनरेशन जो डिस्कॉम होती है, तो अधिकतर हर स्टेट की जो भी गवर्नमेंट डिस्कॉम है जिस स्टेट में, तो वहाँ की डिस्कॉम हमेशा घाटे में गई है। डिस्कॉम के पास पैसा नहीं आता है। डिस्कॉम कौन सी कंपनी होती है? जो लाइट का वितरण करती है, ठीक है। डिस्कॉम कौन सी होती है जी? जो लाइट का वितरण करती है। ये अपने यहाँ पे जो लाइट आती है पावर हाउस से, तो ये कौन सी? डिस्कॉम कंपनी के तहत आ रही है, ठीक है। डिस्कॉम कंपनियाँ होती हैं। तो अब ये जो आती है, तो अब ये हमेशा घाटे में चलती है, जो भी सरकारी होती है मेनली अधिकतर। तो क्या प्राइवेट कंपनियां इतनी पागल हैं कि ऐसे, मतलब ये जो घाटे में चल रही हैं तो इनको खरीदेंगी? और क्या पीएसयू का दोबारा उत्थान होगा? कि अगर मानो कि अगर 20-25 साल बाद ये वापस भी कर देंगे हमारी पीएसयू को, सरकार को, तो क्या पीएसयू फिर राइज कर जाएगी? इसका उत्थान होगा, ये कंपनी फिर घाटे में नहीं जाएगी? जी ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ऐसा कोई पैक्ट साइन नहीं हुआ है। तो सरकार को इस विषय में विचार करना चाहिए कि पीएसयू के उत्थान के लिए भी कार्य करना चाहिए। अगर आप 20 साल के लिए उसे किसी को किराए पे दे रहे हैं, तो 20 साल बाद जब आप लें तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी पहले जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फ़ायदा ही क्या है। और तीसरा नकारात्मक प्रभाव है जी, असमानता बढ़ेगी। असमानता बढ़ती ही है। अब अपन लोग कैपिटलिज्म की दुनिया में जा रहे हैं। धीरे धीरे कैपिटलिज्म जैसा कि अमेरिका में चलता है, यूरोप में चलता है, इसलिए हमारे संबंध इन लोगों से अच्छे होते हैं। और कम्युनिस्ट जो हमारे नेहरू जी की विचारधारा थी, वो समाजवादी थे, तो अब हम समाजवाद को फॉलो उतना करते नहीं है, कैपिटलिज्म को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। और बल्कि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा में ग्रसित है। अब गरीबी रेखा से ग्रसित जनसंख्या में क्या होना चाहिए कि जी, सबको कल्याणकारी एक योजना होनी चाहिए। जो पीएसयू होती थी उनका काम नहीं होता था भैया, वो लाभ नहीं कमाती थी, वो कल्याण करती थी लोगों का, वो लाभ कमाने के लिए कार्य नहीं करती थी। और जो प्राइवेट कंपनी आएगी वो जी लाभ पे काम करेगी, उसे लाभ चाहिए। जो बोला ही जाता है एरिस्टोक्रेसी रन्स ओनली प्रॉफिट, तो मतलब ये प्रॉफिट पे ही चलेगी, ठीक है। तो असमानता कैसे बढ़ेगी? अब मानो ये जो किसी गवर्नमेंट ने पार्क बनवाया, तो ये पार्क गवर्नमेंट ने अपने पैसों का नहीं बनवाया, ये जी हम ही लोगों से पैसा लिया गया, हमारे टैक्स पेयर, जो हमने टैक्स पे किया है उसके पैसों से किसी पार्क को बनवाया। अगर मानो कि वो पार्क इन्होंने मौद्रीकरण करके किसी प्राइवेट के हाथों में दे दिया, अब वो पार्क क्या था? हमारा था, तो हम उस पर जाके बैठेंगे आराम से, कोई नहीं, कोई फीस ही नहीं लगनी है। अब प्राइवेट के हाथों में चला गया तो उस पर फीस भी लगेगी। जैसे सड़क दे दी, तो सड़क पे हम लोग आराम से चलते, वो सड़क बनवाई किसने थी? जी हम ही लोगों के पैसे से बनी थी। अब उस सड़क पे क्या टोल नाके बनेंगे, तो टोल भी हम ही लोगों को कटवाना पड़ेगा, तो हमारे पैसे और खर्च होंगे। तो जी इससे जो गरीब जनता है, जो आज भी दबी हुई है, जिसके पास कोई विकास का साधन नहीं है, तो जी वो तो और गरीब हो जाएगी। और जो अमीर होंगे वो और अमीर हो जाएंगे। अमीर और अमीर कैसे होंगे? कि जो ये पीएसयू, वो प्राइवेट निजी कंपनियां आएंगी अपने पीएसयू को खरीदने, तो वो निजी कंपनियां क्या करेंगी? स्टॉक मार्केट में वो तो इतना पैसा लेके आएंगी नहीं, तो वो स्टॉक मार्केट में अपना निकालेंगी, प्रचार करेंगी कि भैया स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को डालेंगी, तो उससे म्यूचुअल फंड बनेंगे, जिससे जो पढ़े लिखे लोग होंगे जिनके पास पैसा होगा, तो वो उन म्यूचुअल फंड को खरीदेंगे, कुछ स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाएंगे। तो इससे क्या होगा? उन्हीं लोगों को प्रॉफिट होगा, और जो गरीब है तो उसको कोई खास फायदा होने नहीं वाला। तो इससे क्या होगा? असमानता बढ़ेगी, एक ऊंचे नीचे की असमानता बढ़ेगी, ठीक है। चलिए नकारात्मक प्रभाव देख लिए, अब हम बात करते हैं क्या करना होगा सरकार को। तो इससे बचने के लिए सरकार को, अगर मौद्रीकरण नहीं अपनाना है तो क्या करे सरकार? सरकार करेगी जी, जीएसटी कलेक्शन को बेहतर कर दो।
अगर मौद्रीकरण को नहीं तो फिर तो ये तो बढ़ता ही रहेगा। अभी इतना का पीएसयू को किया है, आगे 6 लाख करोड़ किया है, अभी आगे 10 लाख करोड़ का आप कर देंगे, फिर और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो इससे बेहतर है कि अपना जीएसटी कलेक्शन को बेहतर करो। अभी 2019-20 में बताया गया था कि अपना जीएसटी कलेक्शन करीबन 17.5% ज़्यादा आया है, 17.5% ज़्यादा। अब आप सोचिए, लेकिन ये किसी एक उत्थान देशों को देखें जो मतलब एक काफ़ी अच्छी डेवलप कंट्री है, तो यार उनसे तो काफ़ी कम ही है। मतलब 17% ज़्यादा आया, ठीक है, अच्छा प्रयास है और इसको बढ़ाना भी चाहिए कि भविष्य में और भी अच्छा आए। कई जगह पे जीएसटी को वो किया जाता है। आयकर का हम लोगों को कलेक्शन बेहतर करना होगा। जैसे व्यापारी होते हैं, कई व्यापारी होते हैं करोड़ों पे कमाते हैं, लेकिन वो मतलब आयकर नहीं देते हैं। तो इन व्यापारियों को वो करना होगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, साइंस टेक को बढ़ावा देने होगा, क्यूआर कोड तकनीक का प्रयोग करना होगा, सामान कहाँ कहाँ पे जाता है ये सब पता हो, इसका रेट क्या है, उस पर टैक्स लगाओ, तो व्यापारियों से अच्छा टैक्स कलेक्शन आएगा। तो सरकार के पास ऐसे भी पैसा आ सकता है, जो मुद्रीकरण करके वो पैसा ला रहे हैं, तो ये एक जरिया हो सकता है पैसा कमाने का। तो व्यापारियों को भी टैक्स के दायरे में लाना होगा जी, ये अपन लोगों को करने होंगे। यही वो है, ठीक है। तो ये यहीं पे हमारी क्या होती है, वीडियो ख़त्म होती है। तो ये टॉपिक आपको आया समझ में? अगर आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।